अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। किसी गांव में एक नौजवान रहता था। सारी दुनिया में इसका एक बूढ़ी दादी के सिवा और कोई न था, मगर इस नौजवान में बहुत बुरी आदत थी कि वो बजाय मेहनत मजदूरी करने के चोरी करके अपना गुज़र बसर करता था। उसकी दादी उसे हमेशा समझाती और उसे नसीहतें करती थी कि चोरी का पेशा छोड़ दो और ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करो और नेकी का रास्ता अख्तियार करो, मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारो। और वो हमेशा अपने पोते से कहती, फ़ैज़ान, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह परेशान और दुखी मर जाऊं? क्या तुम अपनी चोरी की आदत नहीं बदलोगे? लड़का अपनी दादी से कहने लगा, दादी, मैं चोरी अपनी खुशी से नहीं करता। मेहनत मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं उन पैसों से अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल कर सकूं। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता, इसीलिए चोरी करता हूँ ताकि हम अच्छा खा पी सकें और अपनी ज़िंदगी को हम बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। फ़ैज़ान की दादी इसे कहने लगी, अच्छा, तो फिर आज तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम कम से कम अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे, तुम हमेशा सच बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी ने बहुत सोचते हुए कहा। बूढ़ी दादी की ये बात सुनकर फ़ैज़ान कुछ हैरान तो हुआ, मगर फिर वो कुछ कहने लगा। ठीक है दादी, मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी से किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलूँगा और ज़िंदगी में हमेशा सच बोलूँगा। अपनी दादी से ये वादा करने के बाद फ़ैज़ान ने सोचा कि उसकी जान सस्ते में छूट गई है और दादी की ज़्यादा लंबी बातें सुनने से तो बच गया हूँ। उससे ये वादा मामूली और आसान लगा कि भला ये भी कोई बात है, सिर्फ सच ही तो बोलना है, बोल लूँगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उस मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता था जो बहुत अमीर और ताकतवर था। वो हर वक्त अपनी रियाया की भलाई के लिए फ़िक्रमंद रहता था, मगर कुछ अरसे से वो महसूस कर रहा था कि उसका वज़ीर उससे रियासत के हालात छुपा रहा है और उससे सच नहीं बोल रहा। ये राजा अपने मुल्क के सच्चे हालात जानना चाहता था, इसलिए एक रात उसने फ़ैसला किया कि मुझे भेस बदल कर लोगों का हाल जानना चाहिए। फिर एक दिन वो फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारी के भेस में अपने महल से बाहर निकला। उसका इरादा था कि वो छुपकर अपनी रियाया का हाल मालूम करेगा। वो राजा भिखारी के भेस में चला जा रहा था कि उसका सामना एक गली में उसी नौजवान चोर से हो गया। फ़ैज़ान दबे पाँव एक तरफ छुपकर जा रहा था। बादशाह ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? फ़ैज़ान ने उसे भिखारी समझा और उससे झूठ बोलकर जान छुड़वाने की कोशिश की, मगर फिर उसी वक्त उसे अपनी दादी से किया गया वादा याद आ गया कि कभी किसी भी सूरत में झूठ नहीं बोलना। और साथ ही नौजवान बादशाह से कहने लगा कि मैं एक चोर हूँ और मैं इस वक्त राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि राजा के महल में बहुत मालो दौलत है, बहुत से हीरे जवाहरात हैं वहाँ। इस नौजवान की बात सुनकर बादशाह पहले तो बहुत हैरान हुआ और फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि महल में सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है? तुम वहाँ फ़ौरन पकड़े जाओगे और फिर तुम्हें सज़ा भी मिलेगी। फ़ैज़ान ने बहुत मक्कारी के साथ जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, मगर मैं महल में जाने का कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूँगा। राजा कहने लगा, अच्छा, तो अगर ये बात है तो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें महल में दाखिल होने का खुफिया रास्ता बताता हूँ, जो रास्ता मैं अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर बादशाह नौजवान को लेकर मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ शाही महल के बाहर पहुँच गया। यहाँ महल की दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। उस दरवाजे पर दो मुहाफ़िज़ पहरा दे रहे थे। बादशाह उस तरफ इशारा करते हुए नौजवान से कहने लगा, यहाँ मुहाफ़िज़ बहुत कम हैं, अभी इनकी जगह पर दूसरे मुहाफ़िज़ आ जाएंगे। जब ये मुहाफ़िज़ तब्दील हो रहे होंगे तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका होगा कि तुम उनकी नज़र से बचकर महल के अंदर दाखिल हो जाना। सामने ही राजा का कमरा है, वहाँ तख्त के नीचे तुम्हें एक छोटे से सुनहरी डिब्बे में राजा का ख़जाना मिल जाएगा। ये बात सुनकर नौजवान ने हैरत से बादशाह की तरफ देखा और बोला, भला ये सब तुम्हें कैसे मालूम है? बादशाह जो भिखारी के भेस में था मुस्कुराते हुए बोला, अरे बेटा, तुम अपना काम करो, हमें सब कुछ मालूम है। ये कहते हुए बादशाह एक तरफ चल पड़ा। नौजवान एक माहिर चोर था, इसलिए महल में दाखिल होने के लिए
उसे कोई दिक्कत ना महसूस हुई। जल्द ही उसको शाही कमरा भी मिल गया और वहाँ तख्त के नीचे उसे सुनहरी डिब्बा भी नज़र आ गया। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर चमकते हुए 3 बड़े बड़े हीरे थे। ऐसे हीरे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। एक हीरा इतना कीमती था कि वो इसे बेचकर सारी ज़िंदगी घर बैठकर खा सकता था। उसने खुशी खुशी वो तीनों हीरे अपनी जेब में डाल लिए। खुशी के मारे तो उसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो सोच रहा था कि अब मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। जब वो पलटने लगा तो अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि क्या मुझे वाकई ही इन तीनों हीरों की ज़रूरत है। उसके दिल ने जवाब दिया, ये हीरे बहुत कीमती हैं। अगर मैं सिर्फ़ 2 हीरों को भी बेचूं तो मुझे इतनी दौलत मिल जाएगी कि जो सारी उम्र के लिए काफ़ी होगी। इसलिए ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि एक हीरा यहाँ छोड़ देता हूँ। फैज़ान ने अपने दिल की बात मानी और एक हीरा सुनहरी डिब्बे में वापस रख दिया। इसके बाद वो जैसे एहतियात से महल में दाखिल हुआ था, बिल्कुल वैसे ही एहतियात के साथ वो महल से बाहर निकल गया। जब वो महल से बाहर आया तो उसने देखा कि रात की तारीकी में वही भिखारी उसका वहाँ इंतज़ार कर रहा है और साथ ही वो नौजवान से पूछने लगा, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया? फैज़ान कहने लगा, हाँ, मुझे उस सुनहरी डिब्बे में 3 कीमती हीरे मिले थे, लेकिन मैंने बस 2 ही चुराए हैं। एक मैंने वहीं डिब्बे में ही रहने दिया। इस बार भी उसने अपनी दादी के साथ किए गए वादे के मुताबिक सिर्फ सच ही बोला। इसके बाद वो कहने लगा, बाबा, इस सारे काम में तुमने भी मेरी मदद की है, इसलिए इन हीरों में से एक हीरे के हकदार तो तुम भी हो। ये कहते हुए फैज़ान ने एक हीरा अपनी जेब से निकाला और वो हीरा इसने भिखारी को थमा दिया। ये भिखारी इसे दुआएं देने लगा। फैज़ान मुस्कुराता हुआ अपने रास्ते पर चल पड़ा। भिखारी के भेस में बादशाह छुपकर उसका ताक़ुब करने लगा। फैज़ान सीधा अपने घर चला गया। बादशाह ने उसका घर देखा और चुपचाप वापस महल में आ गया और भिखारियों वाले कपड़े बदलकर आराम से सो गया। अगली सुबह उसने वज़ीर को अपने पास बुलाया और इसे कहने लगा, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे कमरे में चोरी हुई है। जाओ देखो और आकर मुझे बताओ कि क्या चोरी हुआ है। वज़ीर भागता हुआ बादशाह के कमरे में गया तो उसने तख्त के नीचे वो सुनहरी डिब्बा निकाल कर खोला तो उसे बस वहाँ एक ही हीरा नज़र आया। वज़ीर उस एक हीरे को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि कितना अजीब और बेवकूफ़ चोर था जो तीनों हीरों को चुराने के बजाय सिर्फ 2 हीरे चुरा कर गया है और ये एक हीरा वो यहीं पर छोड़ गया है। वज़ीर ने फ़ौरन से ये तीसरा हीरा अपनी जेब में डाल लिया और सोचने लगा कि ये हीरा मैं अपने पास रख लेता हूँ। बादशाह समझेगा कि तीनों हीरे चोर ले गया है, किसी को क्या पता चलेगा कि तीसरा हीरा तो मेरे पास है। वज़ीर ने वो सुनहरी डिब्बा बादशाह के सामने जाकर रख दिया और कहने लगा, हजूर ये देखें, सारा ख़जाना चोरी हो गया है। आपकी बात बिल्कुल सच निकली। चोर इस डिब्बे में से तीनों कीमती हीरे ले उड़ा। राजा ने एक नज़र डिब्बे की तरफ देखा और वज़ीर को नौजवान चोर के घर का पता बताकर उसे हुक्म दिया कि उस नौजवान को गिरफ़्तार करके फ़ौरन दरबार में पेश करो। सिपाही दौड़े और नौजवान चोर को गिरफ़्तार करके बादशाह के सामने पेश कर दिया। दरबार में सारे दरबारी मौजूद ये कार्रवाई देख रहे थे। वज़ीर ने इस नौजवान चोर से पूछा, क्या तुमने बादशाह के कमरे से 3 कीमती हीरे चुराए हैं? चूँकि फैज़ान सच बोलने का अहद कर चुका था तो वो कहने लगा, हाँ, मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने 3 हीरे नहीं चुराए। मैंने एक हीरा डिब्बे में ही छोड़ दिया था और मैंने सिर्फ 2 हीरे चोरी किए थे। वज़ीर तंज़िया लहजे में कहने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने 3 हीरे ही चोरी किए हैं। वो कौन सा ऐसा चोर होगा जो 3 कीमती हीरों में से बस 2 हीरे चुराए और एक हीरा वहीं छोड़ जाए? ये तो बहुत कीमती हीरे हैं। फैज़ान अपनी बात पे सर झुकाकर इसरार करने लगा, नहीं जनाब, ये सच है, मैंने बस 2 ही हीरे चुराए थे। वज़ीर कहने लगा, अच्छा, कहाँ हैं वो 2 हीरे? फैज़ान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक हीरा निकालकर सामने रख दिया। एक हीरे को देखकर वज़ीर गुस्से से कहने लगा, अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुमने 2 हीरे चुराए हैं और ये तो बस एक हीरा है। अब ये बताओ कि दूसरा हीरा कहाँ है? फैज़ान कहने लगा, दूसरा हीरा मैंने उस भिखारी को दे दिया जिसने ये चोरी करने में मेरी मदद की थी। वज़ीर चिल्लाकर कहने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सा ऐसा चोर है
جو اپنی چوری کا مال کسی اور کے ساتھ بانٹے گا، اور وہ بھی اتنا قیمتی ہیرا؟ میں تو ہرگز نہیں مانتا تمہاری بات کو۔ بادشاہ اور سارے درباری ان دونوں کی گفتگو کو بڑے غور سے اور خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ چونکہ رات کو بادشاہ خود ہی بھکاری کے بھیس میں نوجوان چور سے ملا تھا، اس لیے وہ بول پڑا، یہ نوجوان جھوٹا نہیں ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ وزیر اور سارے درباری حیرت سے راجا کی طرف دیکھنے لگے کہ راجا کیسے جانتا ہے کہ یہ نوجوان چور سچ بول رہا ہے۔ راجا ان کے چہروں پر حیرت دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رات کو جو بھکاری اس نوجوان چور کو ملا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں ہی تھا، اور واقعی اس نوجوان نے مجھے ایک ہیرا دیا تھا۔ اب مسئلہ دوسرے ہیرے کا نہیں بلکہ تیسرے ہیرے کا ہے۔ ایک ہیرا اس نوجوان کے پاس ہے، دوسرا ہیرا میرے پاس ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرا ہیرا کہاں گیا جو اس نوجوان نے ڈبے میں واپس چھوڑ دیا تھا؟ آؤ اب ہم مل کر اس تیسرے ہیرے کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے راجا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کی تلاشی لیں۔ جب وزیر کی جیبوں کی تلاشی لی گئی تو انہیں وہ تیسرا ہیرا وزیر کے لباس سے ملا۔ راجا سارے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں نے اپنے وزیر پر اعتماد اور بھروسہ کیا، لیکن میرے وزیر نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب اس کو اس کے کیے گئے کی سزا ضرور ملے گی۔ پھر راجا کے اشارے پر جلاد نے تلوار نکال کر وزیر کی گردن پر رکھ دی، جو خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ پھر راجا نے نوجوان چور کی طرف دیکھا اور بولا، اس نوجوان نے بھی چوری کا جرم کیا ہے، مگر اس نے کسی بھی حالت میں سچ بولنا نہیں چھوڑا۔ اس لیے اگر یہ اس بھرے دربار میں سب کے سامنے چوری کے کام سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور آئندہ کبھی چوری نہ کرنے کا وعدہ کر لے، تو نہ صرف میں اسے معاف کر دوں گا بلکہ میں اسے وزیر کے عہدے پر بھی مقرر کر دوں گا۔ نوجوان نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کر لی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ فیضان اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ دادی سے وعدہ کرنے اور سچ بولنے کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی۔ راجا نے اسی وقت اسے اپنا وزیر مقرر کیا اور جلاد کو حکم دیا کہ سابقہ وزیر کی گردن کاٹ دی جائے۔ اس سے پہلے کہ جلاد سابقہ وزیر کی گردن کاٹتا، نئے وزیر نے فوراً راجا کو مخاطب کیا، حضور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سارے درباری اور راجا حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ راجا نے کہا، ہاں کہو، کیا کہنا ہے نوجوان؟ نوجوان جو پہلے چور تھا اب وزیر بن گیا تھا، سر جھکا کر کہنے لگا، پرانے وزیر نے یقیناً غلطیاں کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے بھی اس طرح توبہ کرنے اور سدھرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے، جیسے آپ نے مجھے ایک مرتبہ توبہ کرنے کا موقع دیا، اور اب میں آپ کا وزیر ہوں۔ راجا کو نوجوان کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے پہلے وزیر کی جان بخشی کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس کے ساتھ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ پرانے وزیر کی ساری دولت ضبط کر لی جائے اور آئندہ یہ ایک غریب آدمی کی طرح زندگی گزارے، تاکہ اسے غریب لوگوں کی مشکلات کا احساس ہو سکے اور وہ یہ بھی جان سکے کہ جو لوگ مشکلات میں سچ بولتے ہیں وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتے۔